नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज इंडिया। पिछले 3-4 दिनों में जिस गति से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे देख करके ऐसा लगता है कि शहर अपने 8वें शतक को पूर्ण कर रहा है और ऐसी स्थिति में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर ध्यान देना नितांत आवश्यक हो गया है। कोरोना से निपटने के लिए सर्वप्रथम मैं अभिनंदन करना चाहूँगा पूर्व मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस का, जिनके कार्यकाल में जीएमसी और आईजीएमसी के इन दोनों महाविद्यालयों और आरोग्य केंद्र के लिए बड़े प्रमाण में निधि उपलब्ध कराई गई और इसी निधि के बल से दोनों संस्थाओं का न केवल नूतनीकरण हुआ बल्कि तंत्र सुसज्जीकरण और आधुनिकीकरण भी संपन्न हुआ, जिसका बड़े प्रमाण में नागपुर निवासी अपने आरोग्य के लिए लाभ ले रहे हैं। पूरे देश में अगर नागपुर में कोरोना का मृत्यु दर सबसे कम है तो इसका श्रेय देश के मीडिया में अगर है तो उसका श्रेय नागपुर शहर में उपलब्ध वैद्यकीय सुविधाओं को ही जाता है। केवल सुविधाओं से किसी मरीज का इलाज संभव नहीं होता। वहाँ उपलब्ध वैद्यकीय मानवीय संसाधन, उनकी मेहनत, उनकी मानवीय संवेदनाओं से पेशेंट को ठीक करने के उनका हुनर और इसकी परिणति ही है कि कोरोना महामारी से लड़ने में नागपुर शहर पूरे देश में एक अग्रिम योद्धा के रूप में सामने आया है। इसका श्रेय मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, इन दोनों संस्थाओं के डीन, वहाँ कार्यरत डॉक्टरों की टीम, उनके सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी, इन सभी के प्रयासों से यह संभव हो सका, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। महानगर पालिका भले ही इन सारी चीज़ों का पूर्ण रूप से श्रेय ले, परंतु अगर मुख्य रूप से मृत्यु दर कम कहीं हुई है तो उसका पूरा श्रेय मेडिकल की टीम को ही दिया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि महानगर पालिका की टीम ने काम नहीं किया। महानगर पालिका के सारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने कार्य किया है। इन सभी ने पूरी व्यवस्था में कैटलिस्ट की भूमिका है और जिनकी भूमिका को हम नकार नहीं सकते। मैं मेडिकल टीम के साथ साथ महानगर पालिका के कर्मचारी, माननीय पुलिस आयुक्त, शहर भर के पुलिस अधिकारी, माननीय जिलाधिकारी में आया है। चाहे सतरंजीपुरा का विषय हो, चाहे 5000 बेड के दवाखाने का विषय हो, या फिर अभी 3 दिन पहले उठा बांग्लादेश की घटना का एपिसोड हो। यह जान करके मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं घर में बैठ करके समाचार सुन रहा था। समाचार सुनते सुनते एकाएक सुनाई पड़ा कि नागपुर शहर में झोपड़पट्टी में रहने वाले एक युवक ने लॉकडाउन से खुशी का इजहार करने के लिए अपने दोस्तों के साथ पार्टी करी और उसके पार्टी करने के कारण करीब करीब 70 लोग वहाँ संक्रमित हुए और बड़े प्रमाण में कोरोना का संक्रमण उस परिसर में पहुँचा। मैंने जब यह समाचार सुने तो संबंधित चैनल के नागपुर के जो व्यक्ति हैं उनसे बात करी। उन्होंने मुझे बताया कि नागपुर महानगर पालिका के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर घंटावार जी ने इन्होंने बताया है कि वह व्यक्ति मोमिनपुरा में मांस खरीदने के लिए गया था पार्टी मनाने के लिए, इस कारण से यह सारी की सारी बीमारी वहाँ तक पहुँची है। मैं क्या कहना चाहूँगा, वह व्यक्ति मांस खरीदने गया था या नहीं गया था, इस पर मैं कोई वक्तव्य नहीं करना चाहता और इस पर मैं चर्चा भी करना नहीं चाहता। कारण मेरी जानकारी ऐसी है कि वो व्यक्ति जब डिस्चार्ज होकर घर आया तो उसके घर में कोई सदस्य नहीं है। उसके भोजन की व्यवस्था वहाँ के सम्मानीय नगर सेवक उसका टिफिन ले जा करके कर रहे हैं। जिसके भोजन की व्यवस्था वार्ड का नगर सेवक करके दे रहा हो, वह पार्टी मनाने के लिए मांस खरीदने गया होगा, इस पर मेरा विश्वास नहीं। लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर घंटावार का अभिनंदन करना चाहता हूँ। डॉक्टर घंटावार का अभिनंदन मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि उस न्यूज़ चैनल ने तो इतना ही बताया कि नागपुर शहर का एक बड़ा संक्रमित इलाका जहाँ ज़्यादा पेशेंट संक्रमित थे, लेकिन डॉक्टर घंटावार ने बताया कि वह मोमिनपुरा में मांस लेने के लिए गया था। इसलिए मेरे सूचना का केंद्र डॉक्टर घंटावार ही है और डॉक्टर घंटावार जी ने जो सूचना दी कि मोमिनपुरा में मांस लेने गया था, इसका मतलब है कि महानगर पालिका के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने यह स्वीकृत किया कि मोमिनपुरा में मांस बिक रहा था। अब मोमिनपुरा में मांस बिक रहा है तो मेरी उत्सुकता जगी। मैं मांसाहारी नहीं हूँ, लेकिन उस क्षेत्र का नगर सेवक हूँ, उस परिसर का। मैं मोमिनपुरा वार्ड का निवासी नागरिक हूँ, नगर सेवक दूसरे प्रभाग का। मैं मोमिनपुरा में देखने के लिए गया कि भाई यहाँ मांस कहाँ बिक रहा है। अगर कोई आदमी चोरी छुपे मांस बेचे तो वह भी समझ में आता है, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आश्चर्य का ठिकाना इसलिए नहीं रहा कि मैं वहाँ गया तो मुझे लगा कि मांस बेचने के लिए तो सारे प्रयत्न महानगर पालिका के माध्यम से किए जा रहे हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि महानगर पालिका मांस बेचने के प्रयत्न कैसे कर रही है। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे जानकारी मिली कि वहाँ का जो स्लॉटर हाउस है, कत्तल खाना, वो चालू है। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि मोमिनपुरा प्रतिबंधित क्षेत्र है, कंटोनमेंट एरिया है,
और उस एरिया में अगर प्रतिबंध होने के बाद महानगर पालिका का अधिकृत कत्ल खाना वहां पर कैसे चालू है, मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने वहां जाकर के देखा, कत्ल खाना आज भी चालू था। महानगर पालिका का जो वेटरनरी डॉक्टर है वो वहां बैठा था और वहां पर स्लॉटरिंग रोज के दिन की तरह हो रही थी। आश्चर्य यह है कि 12/4/2020 को मोमिनपुरा में पेशेंट मिलने के बाद नागपुर महानगर पालिका ने उस संपूर्ण परिसर को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। अब छोटा मोटा इलाका नहीं, करीब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का एरियल पेरिफेरियल एरिया को उन्होंने कंटोनमेंट एरिया में तब्दील कर दिया। ये महानगर पालिका का 12/4/2020 का ऑर्डर मेरे हाथ में है और 12/4/2020 को कंटोनमेंट एरिया घोषित करने के बाद, प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने के बाद 9/6 को महानगर पालिका ने अपना रिवाइज ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर में भी वह जो क्षेत्र है वो अभी भी प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में घोषित है। 12/4 से आज तक अगर वो प्रतिबंधित क्षेत्र है तो महानगर पालिका का अधिकृत कत्ल खाना वहां पर कैसे चल रहा है और किसकी रहनुमाई में चल रहा है, यह मूल प्रश्न है। मैं फिर से डॉक्टर घंटावार का अभिनंदन करना चाहूंगा कि अगर एक आदमी मोमिनपुरा से मांस लेकर के जाता है और पार्टी मनाता है तो उसके परिसर के परसों की तारीख तक 70 लोग प्रभावित हुए थे। आज की तारीख तक अगर मैं संख्या गिराना चाहूं तो 158 लोग वहां पर प्रभावित हो चुके हैं। डॉक्टर घंटावार द्वारा दिए गई सूचना के आधार पर एक आदमी के मांस खरीदने से 158 लोग अगर संक्रमित हो सकते हैं तो पूरे शहर ने अगर वहां स्लॉटरिंग हाउस से स्लॉटर किए गए मांस को खरीदा है तो इसमें कितने बड़े प्रमाण में लोगों की जान जोखिम में है, इसका उत्तर महानगर पालिका के प्रशासन ने देना चाहिए। एक बात का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि मैं स्वयं दयाशंकर तिवारी भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत रूप से रेलवे टिकट एजेंट हूँ, जिसको YTSK कहते हैं। मेरी दुकान वर्धमान नगर में है और मेरा रहना हंसापुरी में है, जो प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन मोमिनपुरा चौक से 1.25 किलोमीटर दूर है। मेरा घर मोमिनपुरा चौक से 1.25 किलोमीटर दूर होने के बाद मैंने माननीय आयुक्त महोदय से एक निवेदन किया कि मेरी दुकान खोलने की मुझे अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि आप प्रतिबंधित क्षेत्र में रहते हो, इसलिए दूसरे इलाके में जाके व्यवसाय नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे मना कर दिया। यह माननीय महापौर जी ने एक बैठक रखी। उस बैठक में मैंने विषय रखा कि केंद्र सरकार के रेल विभाग से मुझे नोटिस आ रहे हैं कि आप दुकान नहीं खोलेंगे तो लाइसेंस रद्द कर देंगे। ऐसी अवस्था में आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? वो असेंशियल सर्विस में आता है, इसलिए मुझे जाने की अनुमति दें। उन्होंने कहा कि हम अनुमति इसलिए नहीं दे सकते कि आप प्रतिबंधित क्षेत्र में हैं। हाँ, हम रेलवे को पत्र दे देंगे कि जब तक ये प्रतिबंधित क्षेत्र से नहीं निकलता है इसलिए इनको छूट दी जाए करके। मैं सैनिटाइज होकर के और दुकान को सैनिटाइज करके टिकट बेचना चाहूं तो मुझे अनुमति नहीं, कारण मैं प्रतिबंधित एरिया में रहता हूं। लेकिन एक व्यक्ति महानगर पालिका का अधिकृत कत्ल खाना महानगर पालिका की रहनुमाई में, महानगर पालिका के वेटरनरी डॉक्टर की उपस्थिति में उसके द्वारा जानवर को सर्टिफिकेट प्रदान करके वहां पर स्लॉटरिंग की जा रही है। इससे बड़ा मजाक नागपुर शहर की जनता के स्वास्थ्य के साथ नहीं हो सकता, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मैंने यह घटना के बाद महानगर पालिका के स्वास्थ्य के अधिकारियों से बात करी। ये एक संयोग ही कहेंगे कि डॉक्टर दासरवार और डॉक्टर महल्ले दोनों क्वारंटीन है। उन दोनों क्वारंटीन होने के कारण उनसे घर पे ही बात हो सकी। मैंने उनसे पूछा शहर में कितने अधिकृत कत्ल खाने हैं। उन्होंने बताया 3 हैं, एक भांडेवाड़ी में है, एक गड्डी गोदाम में है और एक मोमिनपुरा में है। मैंने पूछा इसमें से चालू कितने हैं? उन्होंने बताया इसमें से भांडेवाड़ी का जो कत्ल खाना है वो बड़े जानवरों का कत्ल खाना था, इसलिए वो बंद हो गया है, और मोमिनपुरा और गड्डी गोदाम का कत्ल खाना शुरू है। मैंने कहा अभी भी चालू है? उन्होंने कहा कि गड्डी गोदाम में 15 मई को पेशेंट निकला था, इसलिए वो कंटोनमेंट एरिया में होने के कारण, प्रतिबंधित क्षेत्र में होने के कारण 15/2 से गड्डी गोदाम का कत्ल खाना बंद है। मैंने कहा कि मोमिनपुरा, उनके पास कोई उत्तर नहीं था और मोमिनपुरा का कत्ल खाना प्रारंभ था। मेरे समझ में नहीं आया कि मैं इसको क्या कहूँ करके। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। फिर मुझे लगा कि माननीय आयुक्त जी बार बार कहते हैं कि महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए आर्थिक स्थिति सुधरना चाहिए, इसलिए तो कत्ल खाना नहीं चला रहे कि लॉकडाउन के समय में मांस ज़्यादा बिकेंगे और महानगर पालिका को 4 पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने अकाउंट सेक्शन से पूछा कि भाई महानगर पालिका को कत्ल खाने से आवक कितनी होती है?
तो उन्होंने कहा कि एक महीने से 9 से 10 हजार रुपए की आवक हो जाती है। इसका मतलब एक साल में 1,20,000 रुपए की आवक एक कत्तल खाने से होती है। अब एक महीने में 8-9 हजार रुपए कमाने के लिए महानगर पालिका अगर इस शहर की पूरी आबादी की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो मैं महानगर पालिका के इस कृत्य का निषेध करता हूँ। मैं फिर से डॉक्टर घंटावार का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने सूचना नहीं दी रहती कि मोमिनपुरा से मटन खरीद के आया, तो मैं मोमिनपुरा जा करके देखता नहीं, और महानगर पालिका की ये काली करतूत कि प्रतिबंधित क्षेत्र में भी वहाँ पर कत्ल खाना चालू है, ये दिखाई नहीं देता। मैं आपके माध्यम से नागपुर शहर के निगम आयुक्त से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय आयुक्त महोदय, अपनी इस गलती के लिए आप नागपुर शहर की जनता से माफ़ी मांगिए। गलती इंसान से होती है, गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। आप सार्वजनिक रूप से नागपुर शहर की जनता से अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगिए। मैं निवेदन विशेष रूप से इसलिए करना चाहता हूँ कि इस शहर की सारी अच्छाइयों का श्रेय लेने के लिए अगर आप दो पैरों पर खड़े हैं, तो इसकी बुराई को भी स्वीकृत करने के लिए आपने कदमताल करके आगे आना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगना चाहिए। अन्यथा आपकी इस गलती को नागपुर शहर की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं विश्वास रखना चाहता हूँ कि इस बात के उजागर होने के बाद नागपुर महानगर पालिका तुरंत उस स्लॉटर हाउस को बंद करेगी, और अभी तक जो स्लॉटर हाउस चलने के कारण नागपुर शहर की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हुआ है, उसके लिए महानगर पालिका का प्रशासन, जिसके सर्वा निर्णय नीति निर्धारण करता माननीय आयुक्त है, उसके लिए माफी मांगेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। ऐसे ही हर एक सच बताते रहेंगे, हर एक खबर दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए पब्लिक न्यूज इंडिया।